किसको सौंपूं सत्ता, ये है मेरा अधिकार। जनता बनाएगी इस बार वोट को हथियार। जो करेगा काम वही होगा वोट का असली हकदार। देश में बनेगी अब किसकी सरकार, अब होगी किसकी जीत किसकी हार। आप भी रहें तैयार, सही करें चुनाव इस बार। मैं हूँ मुकेश मानव, देखिए मेरे साथ मेरा खास प्रोग्राम मेरा देश मेरी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश मानव और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत, सिर्फ सच दिखाने की। एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम आज पूरे प्रदेश का भ्रमण करते हुए पूर्वांचल का गाजीपुर लोकसभा सीट है, वहां पर आप पहुंचिए। गाजीपुर से सटी हुई एक विधानसभा सैदपुर है, वहां पर आप पहुंची है और यहाँ पर 1 तारीख में वोटिंग है। देखना यही होगा कि यहाँ पर इस बार किसकी जीत और किसकी हार होती है। इस बार 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है वो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। देखना यही होगा कि अब इस बार यहाँ पर किसकी जीत और किसकी हार होती है और यहाँ का सांसद इस बार कौन चुना जाएगा। हालांकि ये पूर्वांचल भी सपा का गढ़ कहा जाता है। एक छोटी सी चाय की दुकान है, वहाँ पर बहुत सारे साथी लोग मेरे साथ मौजूद है। मैं इनसे बात करूंगा कि इस बार के चुनाव में कौन से मुद्दे होंगे जो आप जनता के बीच लेकर के जा रहे हैं, या इस बार की जनता किस पर वोट करना चाहती है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सप्रेस न्यूज भारत पे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कम से कम आज के तारीख में जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है उसका प्रभाव इतना अधिक हो गया है कि सच दिखाने से बहुत दूरी बनाई गई है और बिल्कुल एक निश्चित प्रोपेगेंडा के तौर पर माँ बापों को चला रहे हैं। आप लोग कम से कम सच जमीन पर जो है वो दिखाने की कोशिश करते हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आज के तारीख में आप लोग तो पूरा देश और प्रदेश भ्रमण कर रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात है कि ये अब तक 1952 से लेकर अब तक जितने चुनाव हुए हैं, आप लोग भी जब से पत्रकारिता कर रहे होंगे और से महसूस कर रहे होंगे, ये कहीं न कहीं हर चुनाव से अलग हटके चुनाव है। उसके बहुत सारे कारण है। अंतिम चरण का चुनाव है और कम वोटिंग होना, ये सारी चीजें इस बात को इंगित करती हैं कि 10 साल का शासनकाल बीतने के बाद देश के प्रधानमंत्री जी अभी भैंस पर और मंगलसूत्र पर और अब तो आके मुजरा तक पटक। देश का प्रधानमंत्री जिसे कहा गया, जिन लोगों ने पूरे देश में बहुत अपेक्षा के साथ जिस व्यक्ति से सबसे ज्यादा अपेक्षा लगा के 2014 में देश की जनता लाई, 2019 में पुलवामा स्वयं। अब इस देश का प्रधानमंत्री ये तय कर रहा है कि कौन 4 तारीख के बाद जेल जाएगा, कौन रहेगा। ईडी सीबीआई इसको तय करेगी, या कोई भी संवैधानिक संस्था जो जांच कर रही है उसको करना चाहिए। वो बताएगा कौन जेल जाएगा, कौन बाहर रहेगा। कि जज का भी काम प्रधानमंत्री कर रहा है, सीबीआई का काम भी प्रधानमंत्री कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में गाजीपुर लोकसभा हमेशा सत्ता या विधानसभा हमेशा सत्ता के विपरीत एक क्रांतिकारी धरती है। और बलिया और गाजीपुर पूर्व में एक ही जिले रहे, एक ही जिले का बलिया यहाँ की तहसील हुआ करता था। तो जब जिसका साम्राज्य पूरी दुनिया में था अंग्रेजों का, जिसके राज में सूरज नहीं डूबता था, 1857 में अंग्रेज के सीने में पहली गोली मारने वाला व्यक्ति मंगल पांडे है। तो क्रांतिकारी धरती हमेशा कभी सत्ता से डरती है न कभी भयभीत रहती है। और हमेशा अफजाल अंसारी जी यहाँ समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, मिनिमम 2 से 2.5 लाख से चुनाव जीतेंगे। अभी वो वर्तमान सांसद भी है। ठीक है, मोदी जी कह रहे हैं सर अब की बार 400 पार। क्या लग रहा है आपको, ये 400 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी पार नहीं कर पाएगी क्या? 400 पार की तो बातचीत छोड़ दीजिए। हर पार्टी को अधिकार है अपना परसेप्शन बढ़ने का, अपनी बात कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने का, वो एक अलग चीज है। लेकिन एक भय जिसे सब लोग कह रहे हैं, कई बार जो कहते हैं आज के तारीख में तो सारा वोटर वोट देने के बाद यहाँ भय में है। अगर जो जौनपुर में अभी घटना कल हुई है
और तमाम आप देख रहे हैं मीडिया में रोज चल रहा है कि 1,17,00,000 वोट, जितना वोट पड़ा है उससे ज़्यादा बढ़ के आंकड़ा आ गया। तो अब ये सारी चीज़ें लोगों को भ्रमित कर रही हैं कि वो 100 पार रहेंगे कि 200 पार रहेंगे। ये तो अब सब कुछ इस देश में जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हो और उस देश में जनता द्वारा जनता के लिए जहाँ सरकार चुनी जाती हो, तो वहाँ चुनने वाला ही असमंजस में और संशय में जी रहा है कि मैंने वोट सरकार के खिलाफ दिया और वोट कहाँ जाएगा, इस आज की तारीख में वो संशय में है। वरना अगर वोट वाकई सच्चाई फ्री एंड फेयर चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी को 150 के नीचे रहना चाहिए। 150 के नीचे। ठीक है, मेरे साथ ईमानदारी से ये ठीक है, मेरे साथ एक चाचा जी मौजूद है, मैं इनसे बात करूंगा। क्या नाम है सर आपका? काइलाल जी, क्या लग रहा है इस बार का माहौल गाजीपुर में किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग? ये माहौल जो है गठबंधन पक्ष में, बनारस बगल में है, आपको मालूम है मोदी जी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, तो उसका कोई असर नहीं होने वाला है क्या? असर कोई लड़ाई काटेगी है, लड़ाई काटेगी है। मोदी जी बनारस से प्रधानमंत्री हैं, उसका कोई फायदा गाजीपुर की जनता को नहीं मिलता है क्या? नहीं, गाजीपुर जनता को मिलता तो है, लेकिन वो कांटे की लड़ाई इस समय चल रही है ये माहौल के अंदर। ठीक है, क्या लग रहा है मोदी जी ने कुछ देश में काम किया है? नहीं, मोदी जी तो जो अपना काम कर ही रहे हैं, हाँ। लेकिन उनके लोग जो हैं हाँ। वो काम करते हैं। वो काम नहीं कर रहे। ठीक है, मेरे साथ और कई साथी लोग मौजूद हैं, प्लीज आप लोग इधर आ जाए, मैं इनसे बात करूंगा। एक साथी है सर, इधर आ जाइए थोड़ा सा, आप बगल में। क्या नाम है सर आपका? यादव जी, क्या लग रहा है? अच्छा, फिर तो आप अखिलेश यादव के आदमी होंगे मुझे लग रहा है। तो किस तरीके का माहौल आप लोग देख रहे हैं इस बार के चुनाव में, किस तरीके से जनता चुनाव लड़ रही है? जनता तो अपना निष्पक्ष चुनाव तो लड़ रही है यहाँ से। बीजेपी जो है यहाँ से तो नहीं निकाल पाएगी, लेकिन जो है भाई प्रशासन सत्ता उनके पास है, जो है तो उपयोग भी कर सकते हैं। हम लोग तो निष्पक्ष वोट दे रहे हैं, निष्पक्ष काम भी करवा रहे हैं, बस कोई तो क्या लग रहा है आपको, लगता है कि बीजेपी बेईमानी कर लेती है? नहीं करती है। अच्छा, ठीक है, एक और दादाजी मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे बात करूंगा। क्या नाम है सर आपका? यादव जी। अच्छा, सारी यादव बेल्ट मुझे लग रहा है इधर है क्या? अखिलेश यादव की पूरी टीम यहाँ है। क्या लग रहा है, मोदी जी ने कहा है ये दो लड़कों की जोड़ी जैसे राहुल और अखिलेश जी हैं, पहले विफल हुई है, इस बार भी फिर फिसड्डी साबित होगी। सफल हो गई इस बार जो है अगली बार से ज्यादा सफल होगी, क्योंकि 400 का जो नारा उनका है, 400 का नारा सिर्फ जुमला है। 400 पार नहीं कर पाएंगे, 200 के नीचे रह जाएंगे। 200 के नीचे रह जाएंगे। पिछली बार भी बहुत सारे मोदी जी ने वादे किए थे, क्या लग रहा है वो पूरे नहीं हुए? इस बार भी झूठ बोल रहे कोई हैं? वादे पूरे नहीं हुए, सब वादे झूठे निकले, सारे वादे झूठे निकले, कोई वादा नहीं। ठीक है, एक सवाल मेरा हुकुम सिंह जी आपसे है। मैं देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और दिल्ली में भाजपा की सरकार है। इस बार कहते ये हैं कि डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद भी मैं देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का जो युवा है, नौजवान साथी है, मैं जब भी बात करने की कोशिश करता हूं तो वो मुझे परेशान दिख रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जितनी भी भर्तियां निकली उनके सारे के सारे पेपर लीक हो गए। यही तो मैं कहने जा रहा था कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में चुनाव असली अगर हो ही रहा है तो केवल बेरोजगारी का। देश का युवा जो है और दुनिया में सबसे युवा देश है भारत, उसमें भी उत्तर प्रदेश सबसे अव्वल है। और जिस प्रदेश में 60 लाख लोग एक कांस्टेबल की भर्ती के लिए परीक्षा दे और नाना दुर्दशा के ट्रेनों में बसों में जाएं और शाम को आवे तो पता लगे कि पेपर लीक हो गया। आप स्वयं सोच सकते हैं कि उनके घर पे, उनके परिवार वालों पे, उनके गार्जियन पे और खुद उन पे क्या गुजरेगी और किस हिसाब से ये कह रहे हैं कि हमें वोट मिल रहा है, हमें वोट मिल रहा है। किस हिसाब से आप स्वयं उसकी जगह उस जो परीक्षार्थी हैं, और एक दो बार नहीं, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि लोक सेवा आयोग जैसी जो संस्थाएं हैं, जो देश के PCS IAS की जो परीक्षा लेने वाली संस्थाएं, उसने आरोप की परीक्षा लिया। हाल के इतिहास में पहली बार हुआ कि उसका पेपर लीक हो गया और वो उसको दोबारा कराने की हैसियत में नहीं। तो आज का जो सबसे बड़ा चुनाव का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी है, और उससे भी बड़ा कि 10 साल का शासन करने के बाद
देश का प्रधानमंत्री और 7 साल रहने के बाद मुख्यमंत्री अपना कोई काम गिनाने की हैसियत में न हो कि हम ये बताओ, सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान, सिर्फ मुसलमान, सिर्फ मंदिर मस्जिद, इसके अलावा एक भाषण उनका नहीं पूरा हो सकता है कि जिसमें वो हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, कब्रिस्तान, श्मशान, इसके अलावा कोई उनके पास मुद्दा नहीं है कि वो बात कर सके कि हमने ये किया है और आगे वाले 5 साल में हम ये करेंगे। राहुल गांधी खड़ा होते हैं, अखिलेश यादव खड़ा होते हैं, एक लाइन से गिनाते हैं कि हम अग्निवीर योजना खत्म कर देंगे। कितना दुर्भाग्य इस देश का कि बाप अगर नौकरी कर रहा है, उसका बेटा उसके सामने अभी वो नौकरी में है, 4 साल बाद उसका बेटा रिटायर हो गया जाएगा। स्वयं अपने को रख के जरा सोचिए उस बाप के जगह कि वो अभी नौकरी में, अगर क्लास 4 की नौकरी में है तो अभी नौकरी में रहेगा, तब तक बेटा 4 साल में रिटायर हो गया जाएगा। कैसे देख भारतीय जनता पार्टी ये कह रही कि हमने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराया। आपकी जो पार्टी की सरकार थी, मुलायम सिंह की जब सरकार थी, तो उन्होंने कार सेवकों पर गोली चला दी है। तो क्या लग रहा है ये लोग राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, अयोध्या के नाम पर वोट मांग रहे हैं? अब आप लोग तो खुद ही घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि कितना ये कार्ड चला, ये परसेप्शन जिस तरह से कोशिश की गई और अरबों रुपया खर्च किया गया उस पर, लेकिन अयोध्या की सीट खुद हार रही है बीजेपी। अयोध्या हार रही है? अयोध्या हार रही, आपको लग रहा है? 100% अयोध्या। अच्छा, अब कितना राम का कार्ड चल रहा है आप स्वयं सोचें। स्वयं अयोध्या हार रही है। फैजाबाद लोकसभा बीजेपी हारने जा रही है। बीजेपी हारने जा रही है, यही असर है। क्योंकि जब मुद्दों पर चुनाव होने लगता है, मैं ये नहीं कहता, आप स्वयं इतने दिन से चलो कि ऐसा साइलेंट चुनाव शायद ही कभी हुआ। और लोग साइलेंट है और भीतर भरपूर आक्रोश है लोगों को, और आक्रोश को एक सर बहुत बड़ा मुद्दा है कि जब गांव में जाता हूँ, किसान आदमी से जब मैं बात करता हूँ, मोदी जी ने वादे किए थे कि किसानों की आय दोगुनी होगी। किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, बल्कि जो यूरिया और डीएपी जो खाद है, लोग बता रहे हैं उसमें चोरी कर लिया इन्होंने। आप भी किसान हो, आप भी खेती करते होंगे, तो बहुत सारी चीजें ऐसी सामने आती होंगी आपको। किसानों की आय तो दोगुनी नहीं हुई, लेकिन खेती का जो इंस्ट्रूमेंट है उस पर जो जीएसटी आया और 50 किलो की खाद की बोरी जो यूरिया की थी पहले 45 की हुई, अब 40 की हो गई है। लगता है धीरे धीरे उसी रेट में वो नैनो यूरिया हो जाएगी और लागत तो दूनी हो गई, आमदनी दूनी हुई कि नहीं, ये तो देश का किसान जानता है। ठीक है, मेरे साथ एक और युवा साथी मौजूद है। मैं सर एक बार सामने आ जाइए, क्या नाम है सर आपका? सुरेंद्र गिरी नाम है। गिरी साहब, क्या लग रहा है किस तरीके का माहौल आप लोग देख रहे हैं इस बार यहाँ चुनाव में? माहौल सीधा सीधा एक तरफा है इस बार। मोदी जी को कोई रोकने वाला नहीं है काम के आधार पर। और इस बार सीटें जो 400 पार का नारा है वो करीब करीब वहाँ तक पहुँच चुके हैं, अभी एक चरण बाकी है। अच्छा, तो क्या काम करे हैं मोदी जी ने? जरा मोदी जी ने कोई ऐसा काम इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के कोई ऐसा काम नहीं है जो काम किस क्षेत्र में काम नहीं किए। 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, दिया 10 साल हो गया। 10 करोड़ से ज्यादा लोग MSI के थ्रू जो है नौकरी की मैं बात कर रहा हूँ। रोजगार, देखिए रोजगार और नौकरी नहीं, नौकरी की बात की थी ना मोदी जी ने नौकरी की बात की थी कि मेरी जब सरकार बनेगी, मैं आपसे पूछ ले रहा हूँ कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। 10 वर्ष हो गई, कितने करोड़ लोगों को नौकरी दिया है? देखिए नौकरी तो विभागवार जहाँ जहाँ जरूरत है उस हिसाब से नौकरी की वैकेंसियाँ आ रही हैं और स्वच्छता तरीके से नौकरी की जो है सरकार दे भी रही है। सभी स्टेट में नौकरी का एक आधार है, नौकरी के आधार पे जहाँ जैसी जरूरत है उस हिसाब से नौकरी दी जा रही है। और सरकारी नौकरी की जो गणना है उस 2 करोड़ संभव नहीं है हर प्रदेश में। तो क्या मोदी जी झूठ बोलते हैं? झूठ की बात ही नहीं है, वो तो पूरे भारत के लिए, पूरे भारत में आप क्या प्राइवेट सेक्टर की नौकरी को आप नौकरी नहीं मानते हैं? नहीं, सरकारी नौकरी की बात करी थी सरकारी नौकरी मोदी जी ने। कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं? 2 करोड़ हम लोग बगैर आंकड़ा की बात नहीं करते हैं। 2 लोग, अच्छा 15 लाख रुपए खाते में आने की बात कही थी मोदी जी ने। 15 लाख से ज्यादा उन्होंने काम करके दे दिया है। आप देखिए खाते में उन्होंने कहा हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख आएगा। 5 लाख रुपए का जो आयुष्मान कार्ड वो दे रहे हैं। कभी आप देख लीजिए। देखिए ये
ये साथी, ये भाई बता रहे, क्या कह रहे हैं सर? इसका कोई लाभ नहीं। आयुष्मान भारत का लाभ नहीं मिला सर हमारे पास विदा कार्ड हमारी मम्मा का एक्सीडेंट हो गया था, उसमें कोई काम ही नहीं है। देखिए ये आपके साथ के आपके साथी हैं, आपके बगल के गांव के होंगे या बगल के गांव के होंगे, उसमें कार्ड वो दिया ही नहीं। बताइए कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है, चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे जिला स्वास्थ्य केंद्र हो या मंडली जो है स्वास्थ्य केंद्र हो, आप जाइए वहाँ पे आयुष्मान का वार्ड बना हुआ है। आयुष्मान के कोई ऐसा अस्पताल नहीं जिसमें काउंटर नहीं है। काउंटर आप जाकर सर, सुनिए, लाभ नहीं मिलता। आप रजिस्ट्रेशन कराइए। वो कह रहे हैं सर लाभ नहीं। अभी मैं आयुष्मान कार्ड पे एक इलाज करा के आया हूँ, उसका रिकॉर्ड भी हमारे पास मोबाइल में, भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। अभी मैं अपना भाई 20 दिन में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो है हॉस्पिटल में जमा किया। अगर आप नहीं ले पा रहे हैं, आप नहीं ले पा रहे हैं लाभ, तो उसमें सरकार की कोई कमी नहीं, लेकिन हर अस्पताल में आयुष्मान, ये तो व्यवस्था सर आपकी सरकार ने प्राइवेट कुछ अस्पतालों को भी चयनित कर दिया है आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ लेने के लिए। और किसी भी अस्पताल को ये हिम्मत नहीं है कि वो कह दे कि मैं आयुष्मान कार्ड धारक का इलाज नहीं करूंगा। पूरे प्रदेश की बात नहीं, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। किसी को लाभ नहीं मिला। हम बता रहे हैं आपको उसमें क्या है। जी। के आने से जाति हिंसा ज्यादा बढ़ी है। जाति हिंसा ज्यादा बढ़ी। हर जात के लोग देख रहे हैं, अब किसी का कपड़ा कोई है, किसी का कपड़ा कोई है। इतनी ज्यादा जातिवाद किसी भी सरकार में नहीं हुआ था जी। जितने भी गुंडा बदमाश हैं, जो बस मुसलमान ही गुंडा है। हाँ बिल्कुल। प्रदेश में देखिए बिल्कुल ठीक बात। इतने जो है कि ब्राह्मण और ठाकुर गुंडा है जो खुले रोड पर घूम रहे हैं। 107, 8, 65 मुकदमा उन पर है, वो सब जेल के बाहर घूम रहे हैं। तो क्या लग रहा है पूरे मुस्लिम प्रदेश विरोधी में सरकार है ये? और क्या, मुस्लिम विरोधी है, यादव विरोधी है। यादव विरोधी है। पूरे प्रदेश में आप देखिए गुंडे बदमाश जितने हैं सब मुसलमान ही बस हैं, यादव ही बस हैं। अब दीदी जी बताएं इनके कास्ट के लोग कितनी नौकरी पाए। गुंडई तो आपकी सरकार में भी होती थी, कोई तमंचा लगा के चलते सबको यादव लोग तमंचा लगा के वोट में चलते थे सर। एक तरह से कार्रवाई हो रही थी अखिलेश के सरकार में। कहाँ हो रही थी सर? ये कितने दंगे हुए मालूम है आपको? अखिलेश जी की सरकार में कितने दंगे हुए? मेरे पास अपना है सर, बहुत सारे दंगा कराने वाले थे, वही तो सत्ता में आ गए। एक पक्ष दंगा का जब रहा ही नहीं, तो एक पक्ष सरकार नहीं है, वहाँ पर दंगे हो रहे हैं। आरएसएस से ये सर आपकी जिम्मेदारी आरएसएस से बड़ा मैं बताता हूँ, सुनिए। दंगाई कोई नहीं है उत्तर प्रदेश, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने मुसलमानों के ऊपर जो भी आतंकवादी जो थे उनके मुकदमों को वापस लिया गया। सिमी एक संगठन जिसमें बढ़ावा दिया और अगर आपका चैनल सुनिए, आपका चैनल बदमाशों को सबसे ज्यादा बढ़ावा देने का काम पिछली सरकारों ने किया है। इस सरकार में कहीं कोई जात पात का भेदभाव नहीं है, अपनी पत्नी का कहीं कोई जात पात का भेदभाव नहीं है। सरकार की मोदी जी सरकार की जितनी योजनाएं आ रही है हर व्यक्ति तक पहुंच रही है। यहाँ कोई जातीय समीकरण नहीं है। आपको पता है कोरोना में कितने मंगलसूत्र बिके मालूम है? कोरोना मंगल देखिए, कोरोना मेरी बात सुनिए, कोरोना मंत्री मोदी, आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, सबसे झूठा प्रधानमंत्री। मेरी बात सुनिए, प्रधानमंत्री कब है? गूगल बताएगा नरेंद्र कोरोना मोदी पे सुन लीजिए। कोरोना एक वैश्विक महामारी थी। कोरोना से केवल भारत ही नहीं पीड़ित था, कोरोना में भारत से ज्यादा चीन में लोग जो है मरे हैं। चीन की तरफ से ये वायरस प्रायोजित दवा कंपनी से भी जो है सबसे पहले वैक्सीन भारत ने दिया। जब तक व्यवस्था नहीं थी तब तक लोग मरे, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी तब तक लोग मरे। लेकिन व्यवस्था होने के बाद सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने का काम भारत ने किया। चुनाव चल रहा है तो मोदी जी रैलियां कर रहे हैं। चुनाव देखिए, चुनाव आता है जाते रहता है, चुनाव का कोई मसला नहीं है। नहीं, रैलियां कर रहे थे। रैलियां आपको सरकार का एजेंडा है, सरकार का एजेंडा है। ताली बजाने से आप बताइए। उस इंस्ट्रूमेंट पे जाने के लिए आपको सनातन के जड़ों में जाना पड़ेगा। सनातन के जो जड़ है
सनातन का जो जड़ है वहाँ जाने के लिए आप जब जाएंगे ओम में क्या ताकत है, ओमकार में क्या ताकत है, एक बाद यंत्र के साउंड में क्या ताकत है, ये सब जानने के लिए आपको बहुत अंदर तक सोचना पड़ेगा। अच्छा वो एक ठीक है, एक बार लोग कैसे समाधि की मौत कैसे हुई ये बता दीजिए। मुख्तार अंसारी की मौत कैसे हुई? अपने बीमारी से मरे हैं, चूंकि चल रहा था रमजान का परिवार ने महीना। आरोप लगाया है, पर देखिए, अरे उनकी सर वायरल रिकॉर्डिंग वायरल हुई है, आरोप उन्होंने लगाना, परिवार से बात की थी, आरोप लगाना, उन्होंने बताया था कि मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। आरोप ये राजनीतिक एक विषय है, उस विषय पे जाने का कोई मतलब नहीं, लेकिन वो अपने मृत्यु से लड़े। अच्छा इसमें कोई बात चलिए बता दीजिए। मैं सबसे पहले आपसे उत्तर दे दूं कि समाजवादी पार्टी में अपराध, देश की कोई भी सत्ता हो जी, राजा प्रजा के लिए ईश्वर के समान होता है। उसने अगर भेद कर दिया तो क्या अतीक अहमद मुख्तार अंसारी जैसा व्यक्ति जिसे यहाँ की जनता कभी अपराधी मानी ही नहीं, मसीहा कहती है, मैं गया हूँ। और आप अगर उसके अंतिम संस्कार में आए रहे होंगे, व्यक्ति का व्यक्तित्व असली उसकी पहचान उसकी मृत्यु के बाद उसके जनाजा में शामिल होने वाले लोगों से पता चलता है। अच्छा माफिया यहाँ कोई भी किसी भी कौम का हिंदू शैलेंद्र सिंह DSP, मैं नहीं बोलता, बीच में न बोल, आ रहा हूँ सर आपके पास। ठीक है, आप पूरा बोलिए आपसे बस। मुख्तार अंसारी को यहाँ के लोगों ने सिर्फ मसीहा के रूप में स्वीकार किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो सामंतवाद के खिलाफ उनकी लड़ाई थी, और सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने में 1991 में ही, तब तो मुख्तार अंसारी अभी हाफ पॉइंट में थे, 1991 में उनके भाई अफजल अंसारी के ऊपर पहली बार AK-47 का फायर हुआ, गाड़ी में 4 लोग मारे गए। वो लोग कौन थे? कहाँ से रणवीर सेना आती थी? उस सामंतवाद के खिलाफ सिर्फ आवाज उठाना। चौका मुसाहिब में 4 चमारों को लाठी और गोली से मार के नदी में फेंक दिया गया था। आपको मालूम है कांसीराम की वहाँ सभा होने वाला, वहाँ का जिला। अच्छा ठीक है, इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा कर लिया? 700 करोड़ से ज्यादा प्रॉपर्टी है उनके पास, कैसे आ गई आप बताइए। बस यही बताने जा रहा हूँ कि वो कोई भंगी घर के नहीं थे, वो राजघराना था। 1927 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष M.A. अंसारी, मुख्तार अहमद अंसारी इनके पूर्वज हुए, तो उन्होंने अपनी कोठी दिल्ली में, अभी राष्ट्रीय कांग्रेस के पास अपना खुद का केंद्रीय कार्यालय भारत में नहीं था कांग्रेस पार्टी के पास, पहला अपना मकान दिल्ली के अंदर M.A. अंसारी ने देश को समर्पित किया। पहला कांग्रेस का कार्यालय जो अंग्रेजों के खिलाफ जुल्म, उसके उनके परिवार में 18 लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, जिन्होंने लाठियां खाया, गोली खाया, जिन लोगों ने जेल सहा, और उनके वो ब्रिगेडियर उस्मान के वंशज हैं और M.A. अंसारी के वंशज हैं। वो हर चुनाव में कहते हैं कि मेरी एक छावनी बिकती है। और मैं एक सवाल और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मुख्तार अंसारी अगर माफिया है तो धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह, ये तो हमको लगता है सीधे शंकराचार्य की औलाद, जो बीजेपी कर रही है वो सीधे शंकराचार्य, वो भी अभी जेल में। मुख्तार अंसारी माफिया है, और ब्रजेश सिंह इसके ऊपर 68 मुकदमा बता रहे हैं, उसके ऊपर 144 है, उस शंकराचार्य से हम लोग जवाब दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी, देखिए, भारतीय न्याय व्यवस्था के अंतर्गत जो भी माफिया हो, बदमाश हो, या जो लोग भी हो, सरकार उनमें कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। न्याय भारत की एक न्याय प्रणाली है, न्याय व्यवस्था है। न्यायालय के तहत जिनको भी सजा मिलना होगा मिलेगा। माफिया चाहे कोई बिरादरी का हो, माफिया तो माफिया होता है। रही बात मुख्तार अंसारी की, सुन लीजिए, चुनाव से बाहर आ गए, चुनाव से पहले बाहर आ गए, न्यायालय बाहर किया है उसको किसी अरे सर भाजपा भी ज्वाइन कर लिया है। सुनिए, भाजपा तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है, भाजपा सबके लिए खुली। क्या वॉशिंग मशीन है, इधर से डालेंगे और उधर साफ? वॉशिंग मशीन की बात नहीं, जो भाजपा की नीतियों को पहचान जाएगा, जो जान जाएगा, वो भाजपा में आ जाएगा। अरे सर, आप ED CBI बुलडोजर लेके डराते हैं लोगों को। ये सब ED CBI उसी को दौड़ाएगी जो उस तरह का अपराध किया रहेगा। दूसरी बात, मुख्तार अंसारी की एक बात जो आपने कहा कि वो माफिया नहीं है, मैं बताना चाहूंगा। शैलेंद्र सिंह DSP थे, उनकी रिकॉर्डिंग आप मीडिया में आप सुन लीजिएगा, जाके उनका घर पे जाके उनका स्टेटमेंट ले लीजिए।
LMG सेना को दी जाती है। LMG का इन्होंने 1 करोड़ में सौदा किया था। एक सेना का भगोड़ा जो है सैनिक था, उसका भांजा, और वो यहाँ सौदा किया था 24 थाने पर जो पकड़ी गई थी। और वो उससे क्या वो जन सेवा करने के लिए LMG खरीद रहे थे? मुख्तार अंसारी माफिया नहीं थे तो LMG का सौदा क्यों किया? और उस समय माननीय मुलायम सिंह की सरकार थी। शैलेंद्र सिंह को केवल उस मुकदमा को वापस नहीं लेने की वजह से सस्पेंड किया गया। और उनका स्टेटमेंट आप YouTube पे निकाल के अभी सुन लीजिए, चाहे जहां सुन लीजिए। ये जितने भी माफिया हैं देश प्रदेश में, ये सब विपक्ष की जो सरकारें हैं उनके द्वारा पालित और पोषित हैं। आज उनकी दाल नहीं गल रही है, इसलिए छटपटा रहे 10 साल में। जा करके आप पंजाब में उसको सुरक्षा व्यवस्था मिली थी, वहाँ कांग्रेस की सरकार, कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे। वो राजघराने से उनका संबंध था, पुराना कांग्रेस का संबंध था। वहाँ किसने शिफ्ट कराया? वहाँ पे पंजाब इन्होंने एक छोटा मुकदमा वहाँ पे किया था। किसी मुकदमे के आप न्याय व्यवस्था के अगर समझते होंगे तो जानते होंगे, आप अपनी जमानत तोड़वा लेंगे तो वहाँ से न्यायालय के थ्रू आपको फिर दोबारा जेल जाना पड़ेगा। वहाँ एक मुकदमा में आपको लग रहा है न्याय व्यवस्था सही से काम कर रही है? उस समय यहाँ पे 1 मिनट मैं रुक रहा हूँ। अयोध्या राम मंदिर का फैसला करने वाला व्यक्ति राज्यसभा सांसद बन जाता है, ये ठीक है? भारत में जो भी अच्छा काम करेगा बीजेपी का दरवाजा उसके लिए खुला है, और राज्यसभा ने राष्ट्रपति भी बन सकता है। राष्ट्रपति भी बन सकता है, आपको लग रहा है? अच्छा, आप मोदी जी कह रहे हैं कि अब मुझे तीसरी बार मौका देना चाहिए। अग्निवीर को तो आप सिर्फ 1 बार मौका दे रहे हैं 4 साल के लिए। देखिए, भारत दूसरे को मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? सुनिए, मौका की जहाँ तक बात है, जनता अभी मोदी जी को लाइक कर रही है। मोदी जी की जो नीतियाँ हैं, मोदी जी गूगल देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री क्यों बता रहा है? गूगल आपके द्वारा और मेरी बात सुन लीजिए सरकार, गूगल में जो आप डालते हैं वही गूगल बताता है। गूगल में सारी चीजें रिकॉर्डेड है। गूगल को देख लीजिए, गूगल मैन पावर चलाता है। गूगल कोई सैटेलाइट नहीं है। गूगल कोई सैटेलाइट नहीं है। प्रधानमंत्री तो नेहरू जी को बता रहा है। हम कह रहे हैं गूगल कोई सैटेलाइट नहीं है। गूगल में जो चीज आप डाल देंगे वो चीज गूगल बताएगा। अच्छा, वोटिंग मशीन में गड़बड़ी होती है? वोटिंग मशीन में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। इसकी जांच कई बार कराई जा चुकी है। क्या लग रहा है इस बार यहाँ जीत किसकी? इस बार यहाँ नहीं, पूरे प्रदेश में 80 में 80 सीट आने जा रही है बीजेपी की। अब पूरे भारत में 400 सीट, एक तरफा चुनाव है, आप देख लीजिएगा। आपको मालूम है बीजेपी 400 सीट नहीं लड़ रही है? आपको मालूम है? बीजेपी ने पूरे, मैं एनडीए की बात कर रहा हूँ। 400 सीट पे तो एनडीए की बात कर रहा हूँ। एनडीए जो अलायंस है 400 सीट पार करेगा। बीजेपी जिसमें एक बड़ी पार्टी के रूप में रहेगी और पिछला जो इनका रिकॉर्ड है उसको तोड़ते हुए आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा, मेरे साथ बहुत सारे साथी लोग मौजूद थे और यहाँ बहुत सारे चुनावी मुद्दे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर यहाँ जनता वोट करना चाहती है। हर आदमी का अपना अधिक मताधिकार है। इस बार की जनता यहाँ किसको सांसद चुनेगी ये यहाँ की जनता डिसाइड करेगी। 1 तारीख में मेरा जो प्रोग्राम है, मेरा देश मेरी सरकार, देखना यही होगा कि अब देश में किसकी जीत और किसकी हार होती है, देश में किसकी सरकार बनती है। आप लोग देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की। किसको सौंपूं सत्ता, ये है मेरा अधिकार। जनता बनाएगी इस बार वोट को हथियार। जो करेगा काम वही होगा वोट का असली हकदार। देश में बनेगी अब किसकी सरकार, अब होगी किसकी जीत किसकी हार। आप भी रहें तैयार, सही करें चुनाव इस बार। मैं हूँ मुकेश मानव, देखिए मेरे साथ मेरा खास प्रोग्राम, मेरा देश मेरी सरकार।